नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हमारे देखिए विशेष गेस्ट प्रोफेसर जबरीमल पारख साहब हैं। 15 दिन पे या महीने में 2 बार हम कोई कार्यक्रम करेंगे पारख साहब के साथ। पारख साहब का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं। अगर आप सत्य हिंदी देखते होंगे तो लगातार वो रहते हैं उसके सिनेमा संवाद जो अमिताभ जी का प्रोग्राम है उसमें रेगुलर लगभग रहते हैं प्रोफेसर जबरीमल पारख साहब। पारख साहब का इंट्रोडक्शन ये है कि पारख साहब ने लंबा जो है अध्यापन का काम किया है इग्नू में। 30 साल हिंदी पढ़ाई, 30 साल, और 20 से ज्यादा किताबें लिखी है। कई किताबें मीडिया के ऊपर है, कई किताबें सिनेमा पर है, कई किताबें साहित्य पर है। और पारख साहब जो है जनवादी लेखक संघ है जो उसके मौजूदा समय में उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। इसके पहले लंबे समय तक वो ट्रेजरर रहे। और देश की जो जो प्रबुद्ध वर्ग है देश का, जो चिंतक वर्ग है देश का, जो आम आदमी की चिंता करता है, जो लोकतंत्र की चिंता करता है, वो चाहे सिनेमा हो, चाहे जीवन हो, चाहे कहीं भी, जो मानवीयता की चिंता करते हैं, जो वर्ग है, उसमें पारख साहब जो है अग्रणी है। और लगातार इनकी चिंताएं जो है वो सिनेमा के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से या संवाद के माध्यम से सामने आता रहता है। तो हमने पारख साहब से रिक्वेस्ट की कि द नागरिक के लिए भी कोई एक कार्यक्रम करें। तो फिलहाल जो है महीने में 2 दिन कार्यक्रम करने को सहमत हुए, चूंकि उनकी ढेर सारी व्यस्तता है, लेखन से जुड़े रहते हैं और सारे काम है, परिवार है। और रहने वाले राजस्थान के हैं लेकिन रह रहे हैं गुड़गांव में। और पिछले दिन मुंबई आए थे तो हम लोगों की बात हुई। और हमारे हमारे पर जो स्नेह जो है पारख साहब का बहुत पुराना स्नेह है। और जब भी अगर मुंबई आते हैं तो जरूर मुलाकात होती है हमारी। पारख साहब नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार आपको भी और सब देखने सुनने वालों को भी नमस्कार जी। तो हम ये समझना चाह रहे हैं आपसे कि आप जो है एक सामान्य परिवार से आए, अध्यापन से जुड़े, और हिंदी साहित्य आप पढ़ाते रहे। ये सिनेमा से आपका जुड़ाव कैसे है? वो सिनेमा पे आपने कई किताबें लिखी और किताबें सामान्य किताबें नहीं है। सिनेमा पर वो किताबें जो है वो विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली किताबें हैं। और सिनेमा की को गहराई से अध्ययन करने वाली किताबें हैं। सिनेमा को अगर समझना हो, भारतीय सिनेमा को, तो आपकी किताबें उसमें अमूल्य योगदान करती है। ये सिनेमा पर लिखने की तरफ किस तरह से आप जो है आए? धनंजय जी, ऐसा है कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने सिनेमा पर लिखना शुरू नहीं किया था। मैंने साहित्य पर लिखना शुरू किया था। साहित्य में मेरी रुचि जागृत किशोरावस्था में हो गई थी और मैं साहित्य पढ़ता था। जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी है वो मारवाड़ी बनियों की पृष्ठभूमि है। और जिन जो बहुत धार्मिक भी होते हैं और व्यवसाय, हमारे प्रिंटिंग प्रेस जोधपुर में था तो उसी में व्यस्तता परिवार की रहती थी। पढ़े लिखे थे, पढ़ने लिखने की परंपरा थी, यानी शिक्षित परिवार था हमारा। मेरे परदादा तक 10वीं पास थे, उन्होंने नौकरी की थी। और दादा भी और पिता भी सब पढ़े लिखे थे, लेकिन वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे, वे साहित्य वगैरह नहीं पढ़ते थे। वो भगवत गीता पढ़ ली, रामचरितमानस पढ़ लिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, लेकिन जिसे साहित्य कहते हैं उस साहित्य का प्रवेश जो है हमारे परिवार में नहीं था। वो कैसे हुआ और किस तरह हुआ उसकी एक छोटी सी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिससे कि सही संदर्भों में मैं चीज़ों को समझा जा सके। जहाँ जोधपुर में मैं हमारा पुश्तैनी पर घर है, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक पब्लिक पार्क है जिसे उम्मेद उद्यान कहा जाता है। वहाँ जब मैं छोटा था, 10, 11, 12 साल का, वहाँ पर एक वहाँ पर एक बच्चों की लाइब्रेरी थी, सरकारी लाइब्रेरी थी, बच्चों की बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी। और मैं और मेरा एक मित्र जो है उसमें जाने लगे। वो उसकी तरफ हमारा ध्यान गया और हम जाने लगे, वहाँ बैठकर पढ़ने भी लगे। और उसकी सदस्यता लेने के बाद हम घर पर लाकर भी किताबें पढ़ने लगे। और वहाँ तरह तरह की किताबें थी, केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय पुस्तकें थी।
उसमें विदेशी साहित्य भी, हिंदी और अंग्रेजी में पुस्तकें थी, लेकिन थी सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए। वो काफ़ी समृद्ध और संपन्न लाइब्रेरी थी। तो वो पढ़ने का, एक तरह से कहना चाहिए कि पाठ्यक्रमों से बाहर पढ़ने का एक चस्का किशोर अवस्था से पहले, बल्कि कहना चाहिए, शुरू हो गया। और उसके बाद ये पढ़ने की जो अभिरुचि है वो बढ़ती गई, और ये सोचा गया, मैंने सोचा कि कुछ और भी पढ़ा जाना चाहिए, कुछ और पढ़ें तो क्या पढ़ें। तो ऐसी दुकानें मैंने खोजी पुस्तकों की, जो किताबें किराए पर देते थे। आपको ध्यान होगा कि कस्बों वगैरह में ऐसी दुकानें होती है जो आपको किताब किराए पर दे देते हैं, एक दिन के लिए पैसा लेते हैं, 2 दिन रखिए तो 2 दिन के लिए पैसा रहते हैं, और कुछ एडवांस जमा करा देते हैं। तो वहां से मैं किताबें लाने लगा, गुलशंदा, जासूसी किताबें, इस तरह की जो रोमांटिक किताबें होती है हल्की फुल्की, वो लाके पढ़ने लगा। लेकिन वहां पर मेरा ध्यान उन किताबों की दुकानों पर प्रेमचंद के साहित्य की तरफ भी गया, रविंद्रनाथ के साहित्य की तरफ भी गया, शरद चंद्र के साहित्य की तरफ भी गया, उर्दू की शायरी की तरफ भी गया। मुझे लगा कि इनको भी पढ़ना चाहिए, इनको पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ और चीजें भी मिले। और मैंने वो किताबें लाके पढ़ना भी शुरू किया। वो किताबें जब मैंने लाके पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि जो अब तक मैं पढ़ता रहा हूँ, उससे ये बिल्कुल भिन्न तरह की, बिल्कुल अलग तरह की किताबें हैं। और मुझे उसमें रुचि होने लगी, और धीरे धीरे मैं जो पॉपुलर साहित्य जिसे कहते हैं, जिसे पल्प साहित्य कहा जाता है, उससे मेरी रुचि हटती चली गई और गंभीर साहित्य की तरफ हो गई। और ये जो गंभीर साहित्य की तरफ हुई, उसके साथ साथ एक और घटना यह हुई कि उसी पब्लिक पार्क में एक बड़ी लाइब्रेरी भी थी, काफी बड़ी लाइब्रेरी थी, और काफी संपन्न लाइब्रेरी थी, जो बड़ों के लिए थी, छोटों के लिए नहीं थी। और जब मैं 17-18 साल का हुआ तो वहाँ का मेंबर भी बन गया। वहाँ ज्यादा गंभीर किताबें होती थी, और वहाँ केवल साहित्य नहीं था, वहाँ पर दर्शन शास्त्र की किताबें थी, धर्म की किताबें थी, विज्ञान की किताबें थी, राजनीति की किताबें थी, समाजशास्त्र की किताबें थी। तो जब उसका मेंबर बना तो उसकी तरफ भी मेरी रुचि बढ़ती गई, और मैं वो भी किताबें लाके पढ़ने लगा। यानी कि मैंने 18-19 साल की उम्र तक, अवस्था तक, मैंने फिलोसॉफी की बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी। राधा कृष्णन मेरे प्रिय लेखक थे उस जमाने में, और मैं पढ़ता चला गया। लेकिन मैं विद्यार्थी था साइंस का, और इंजीनियरिंग की इच्छा थी। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग बनूं। हायर सेकेंडरी में प्रथम श्रेणी भी प्राप्त कर ली, लेकिन इतने नंबर नहीं आए कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता। मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिला मुझे, और पॉलिटेक्निक में 3 साल मैंने गुजारे। वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने डिप्लोमा भी कर लिया। लेकिन मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हो गई कि नहीं, अभी इस रास्ते को बदल देना चाहिए, और मुझे साहित्य में जाना चाहिए। और मैंने अपने माता पिता को तैयार कर लिया, और फिर मैंने बीए ऑनर्स में एडमिशन लिया, हिंदी लिटरेचर, जोधपुर यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से मैंने बीए एमए वहाँ पर किया। एमए करने के बाद 1975 में अमरोहा में अध्यापक भी नियुक्त हो गया मैं 1975 में। और एक तरह से साहित्य पढ़ना और साहित्य का अध्यापन, ये मेरे जीवन का क्षेत्र बन गया। और साहित्य तो मैं पढ़ता ही था। जब मैं जब पढ़ने लगा तो उस समय जब मेरी नौकरी लगी, उस समय आपको ध्यान होगा, उस समय आपातकाल लगा हुआ था, इमरजेंसी के दौरान ही मेरी नियुक्ति हुई थी। और इमरजेंसी के कारण उस समय तो कोई बहुत ज्यादा गतिविधि नहीं होती थी। लेकिन 1977 में जब इमरजेंसी हटाई गई, उस समय मैं कुछ लेखकों के संपर्क में आया, जो साहित्य संबंधी गोष्ठियां करते थे, और जो प्रगतिशील विचारों के थे। उसमें मथुरा के सव्यसाची थे, जो हिंदी में एक पत्रिका निकालते थे, उत्तरार्थ। उन्होंने मुझे कई इस तरह की वैचारिक गोष्ठियां होती थी अलग अलग शहरों में, जैसे ग्वालियर, अलीगढ़,
मथुरा, कोटा, ऐसी ऐसी जगह में जाने लगा और मुझे लिखने के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया और इस तरह मैंने आलोचनात्मक लेखन शुरू किया। साहित्य लिखने लगा, लोगों का ध्यान गया, थोड़ी मांग भी बढ़ने लगी मुझसे कि मैं लिखूं और सव्यसाची से मेरा काफी अच्छा संबंध हो गया। 1980 जब मैं जेएनयू में रिसर्च करने के लिए मैंने एडमिशन लिया, छुट्टी लेके सरकारी मतलब मैं चूंकि एक कॉलेज में पढ़ाता था तो उस समय यूजीसी की एक स्कीम थी जिसके अंतर्गत मैं रिसर्च करने के लिए जेएनयू आ गया। तब सव्यसाची ने कहा कि भाई ये जो सिनेमा है, खासतौर पर पॉपुलर सिनेमा, इस पॉपुलर सिनेमा पर भी हमें उत्तरार्ध में कुछ लेख छापने चाहिए, क्योंकि इसे लाखों लाख लोग देखते हैं। मतलब अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो करोड़ों लोग देखते हैं और ये करोड़ों लोग इन लोकप्रिय सिनेमा को क्यों पसंद करते हैं। आमतौर पर उस समय तक हिंदी में जो सिनेमा पर लिखा जाता था वो दो तरह का लेखन था। एक लेखन था कि पत्र पत्रिकाओं में यानी अखबारों में और पत्रिकाओं में जो नई फिल्म रिलीज होती थी उसकी समीक्षा छपती थी, रिव्यू छपती थी और वो मुश्किल से 2-3 पैरा की रिव्यू होती थी और उसमें कोई बहुत गंभीर विश्लेषण नहीं होता था। ज़्यादातर यही होता था कि फिल्म कैसी है, कैसी नहीं है और इसकी क्या विशेषताएं हैं वगैरह। लेकिन गंभीर लेखन उस गंभीर टिप्पणी उसमें नहीं होती थी। दूसरा जो गंभीर लेखन होता था वो ऑफ बीट फिल्में या जिसे कला फिल्में कहते हैं उन पर लिखा जाता था। नेत्र सिंह रावत थे, विनोद भारद्वाज थे, कुंवर नारायण भी लिखते थे जो हिंदी के बहुत अच्छे कवि थे और भी कुछ लोग थे जो लिखते थे और वो उनका लेखन बहुत महत्वपूर्ण था। सिनेमा पर, देसी विदेशी सिनेमा पर भी लिखते थे वो। लेकिन ये जो पॉपुलर सिनेमा था जो मनोरंजन के लिए बन रहा था और जिसको देखने वाले उनकी संख्या करोड़ों में थी, वे फिल्में क्यों लोकप्रिय थी इसको समझने की कोई कोशिश नहीं हो रही थी। तो सव्यसाची ने मुझे कहा कि तुम इस तरह का एक लेख लिखो। उस समय तक मैं फिल्में देखता था लेकिन मैंने फिल्मों पर 2 लाइन भी नहीं लिखी थी, लेकिन मुझे फिल्मों में रुचि थी उसको देखने की, समझने की और इसलिए मैंने उसे एक चुनौती के रूप में लिया और मैंने अपना पहला सिनेमा पर लेख जो है 1980 में लिखना शुरू किया। 1980 में 3-4 महीने मैंने लगाए और मैंने यह समझने की कोशिश की कि नंबर 1 ये फिल्में लोग क्यों देखते हैं, क्या कारण है जिसके कारण उसे देखने के लिए लोग इतनी बड़ी संख्या में जाते हैं। उससे कुछ ही समय पहले शोले फिल्म रिलीज हुई थी और जिसे देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। उसी समय आपको ध्यान हो तो जय संतोषी वहाँ फिल्म भी रिलीज हुई थी और काफी कामयाब हुई थी। और इस तरह से मैंने देखा कि बहुत सारी फिल्में मैंने खुद फूल और पत्थर धर्मेंद्र और मीना कुमारी की देखी थी और मुझे वो इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने उसे 1 नहीं 3 बार देखा और ऐसी कई फिल्में थी। तो पॉपुलर सिनेमा के प्रति एक आकर्षण लोगों में होता है, ये मैंने महसूस किया। लेकिन उस पर बात करना जो है बौद्धिक वर्ग के लिए थोड़ी हल्की बात मानी जाती थी, इसलिए उन पर बात नहीं की जाती थी, उनको टाल दिया जाता। सिर्फ ऐसी फिल्मकारों पर बात होती थी जैसे सत्यजीत राय पर हो गई, ऋत्विक घटक पर हो गई, फेलिनी पर हो गई, गोदार पर हो गई, हिंदी के मणिकौल पर हो गई। उन लोगों पर बात होती थी जिनकी फिल्में आम लोगों तक पहुंचती भी नहीं थी और पहुंच भी जाती थी तो उनको दर्शक नहीं मिलते थे। तो इस तरह से और मैंने मौका लगने पर, अवसर मिलने पर मैंने वो फिल्में भी देखी थी, क्योंकि मैं अमरोहा में रहता था। जब मुझे मौका लगता था, दिल्ली आता था, दिल्ली में जेएनयू में मेरे कुछ मित्र भी थे तो मैं आता था। मुझे ध्यान है कि जब शतरंज के खिलाड़ी रिलीज हुई थी तब मैं अमरोहा से केवल उस फिल्म को देखने के लिए आया था। तो
फिल्म के प्रति रुचि भी थी और अच्छी फिल्मों के प्रति रुचि भी थी, जो मैं काफी लंबे समय से साथ साथ देखता रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये मुझे लिखना चाहिए, और मैंने एक लंबा लेख लिखा जिसमें मैंने कुछ सवाल अपने सामने रखे, जिसमें से एक सवाल तो ये था कि आम लोग इसे क्यों देखते हैं, क्या कारण है बिल्कुल। उसके आकृष्ट होने का। क्या दूसरा सवाल मेरा यह था कि क्या ये फिल्में केवल मनोरंजन के लिए होती है, और हमारे समय के जो यथार्थ है उस यथार्थ से उसका कोई संबंध होता है या नहीं। अगर संबंध नहीं होता है तो क्या ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई रचना, चाहे वो फिल्में ही क्यों ना हो, उसमें उसके प्रति लोगों के मन में आकर्षण पैदा हो सकता है, जिसका हमारे वर्तमान से, हमारे यथार्थ से, हमारे समय और समाज से कोई संबंध न हो। मुझे यह एहसास हो रहा था कि ऐसा संभव नहीं है। हम किसी ऐसी चीज से मनोरंजन हासिल नहीं कर सकते जिससे हमारा कोई संबंध न हो। मनोरंजन अगर हो रहा है तो उस मनोरंजन के पीछे जो यथार्थ अभिव्यक्त किया जा रहा है, चाहे वो कितने ही कहना चाहिए कि फैंटेसी के रूप में हो, चाहे जितना ही अयथार्थ लगता हो, लेकिन उसके प्रति कहीं न कहीं उसका संबंध यथार्थ से होता है। और ये जो यथार्थ से संबंध होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उस यथार्थ जी। के संबंध को समझने की ज़रूरत है। और उस समय मेरे सामने शोले फ़िल्म, जो एक बहुत ही मनोरंजक फ़िल्म थी, बहुत ही लोकप्रिय फ़िल्म थी, और बहुत आज भी वो एक एक क्या कहना चाहिए कि एक क्लासिक की एक तरह देखी जाती है पॉपुलर बिल्कुल। सिनेमा। तो मैंने उसको समझने की कोशिश की। उसको समझने के लिए मेरे पास 2-3 सूत्र थे। नंबर 1, इसकी कहानी क्या है? कहानी यह है कि एक डाकू है, गब्बर सिंह। उस डाकू को एक पुलिस का थानेदार जो है गिरफ्तार कर लेता है, पुलिस का पदाधिकारी। वह जेल से भाग जाता है और बदला लेता है, और बदला लेते हुए वो उस पुलिस अफ़सर के पूरे परिवार को, जिसमें सिर्फ़ पुलिस अफ़सर खुद और उसके बेटे की एक बहू वो बचते हैं। बाकी कोई नहीं बचता, सब मार दिए जाते हैं। ठीक है? और उस पुलिस अफ़सर के मन में बदले की भावना आती है, और वो बदले की भावना के लिए 2 गुंडों को हायर करता है, 2 किराए के गुंडों को हायर करता है और उसके द्वारा बदला लेता है। अब आप ये देखिए कि अब सिर्फ़ इस इतना भर को हम विश्लेषित करें तो क्या है? वो पुलिस अफ़सर है, ज़िंदगी भर उसने पुलिस महकमे में काम किया है, और पुलिस महकमे में काम करने के बाद में किस नतीजे पर पहुँचा वो? वो इस नतीजे पर पहुँचा कि कानून के द्वारा ऐसे अपराधियों से नहीं लड़ा जा सकता। कानून के द्वारा ऐसे अपराधियों से नहीं लड़ा जा सकता। ये क्या केवल उसका व्यक्तिगत अनुभव था? क्या ये जो लाखों लाख दर्शक देखने जा रहे थे, उनके अपने जीवन के ये अनुभव नहीं थे? चाहे ठीक इसी रूप में ना हो, लेकिन 1970-75 के आसपास ये अनुभव एक सामान्य अनुभव था, जो लोगों को महसूस होता था कि पुलिस उनकी सहायता नहीं करती, अपराधी जो है अपराध करते हैं, और हर तरह के अपराध करते हैं। तो ऐसे में ये जो चीज़ है, ये उस पॉपुलर सिनेमा को लोगों के यथार्थ अनुभव से जोड़ती है, और ये जो यथार्थ अनुभव से जोड़ती है, इस चीज़ ने ही पाठकों को आकृष्ट किया कि वो फ़िल्म देखें। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर अगर ध्यान दें, तो दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है बदला, प्रतिशोध। प्रतिशोध हिंदी सिनेमा का या भारतीय सिनेमा, भारतीय पॉपुलर सिनेमा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ॉर्मूला है। प्रतिशोध किससे? प्रतिशोध उन लोगों से
जो अपराध करते हैं। किस किस पर अपराध करते हैं? सामान्य लोगों पर। वो सामान्य लोगों पर जो अपराध करते हैं, यहाँ पर भी तो यही है ना, उस पुलिस अफसर के परिवार के लोगों को मार दिया जाता है जिनका कोई अपराध नहीं था। उसमें जो है औरतें भी है, बच्चे भी है, और ऐसे अपराध करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अगर कानून नहीं सजा देता है तो कोई ऐसा नायक हो जो सजा दे। ये जो नायक की जो इच्छा है, जो अपराधियों को सजा दे, यह एक तरह से इस तरह की फिल्मों के अंदर उस बहुत महत्वपूर्ण एक तत्व होता है। कारण क्या है कि जो फिल्म देखने वाले हैं, जो रोजाना प्रताड़ित होते हैं, रोजाना उत्पीड़ित होते हैं, उन लोगों के द्वारा जो उन्हें सताते हैं, चाहे वो जहाँ काम करते हैं उनका मालिक हो, चाहे अगर वो मजदूर हैं तो मालिक हो सकता है, किसान है तो जमींदार हो सकता है, अगर वो सामान्य नागरिक है तो पुलिस हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो बदला नहीं ले सकते क्योंकि वो तो कमजोर है। तो वो किसी नायक की तलाश में रहते हैं और वो नायक उन्हें सिनेमा में दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि ये हमारी तरफ से बदला ले रहा है, ये गब्बर सिंह है, वो है जो हमें प्रताड़ित कर रहा है हमारे वास्तविक जीवन में, जिससे कि वो बदला ले रहा है। और मुझे ये बात, जब मैंने इस तरह से फिल्मों को जोड़कर देखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि इस तरह की फिल्में, शोले अकेली फिल्म नहीं है। शोले जैसी बहुत सारी फिल्में हैं जो प्रतिशोध पर आधारित है, और वो प्रतिशोध कहीं न कहीं आप देखेंगे कि एक बहुत बड़े ऐसे तत्व के रूप में, एक ऐसी जो मनोवैज्ञानिक रूप से दर्शकों को प्रभावित करती है। और ये आज से नहीं है, बहुत शुरू से फिल्मों के 47 के बाद की फिल्मों को देख के, तो अगर हम उन कुछ गंभीर फिल्मों की भी चर्चा करें जो कि इस तरह से सीधे तौर पर प्रतिशोध पर आधारित नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये सवाल वहाँ ज़रूर आता है कि जो 2 बीघा ज़मीन में शंभू महतो के साथ हुआ, उसकी 2 बीघा ज़मीन ज़मींदार ने छीन ली केवल इसलिए कि वहाँ पर एक इंडस्ट्री लगनी है, तो वो बेचारा क्या करे? सिर्फ 235 रुपए उसे कर्ज में चुकाने हैं, लेकिन वो 235 रुपए भी नहीं चुका पाता और उसकी जमीन छीन ली जाती है। क्या देखने वालों के मन में ये नहीं आता कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, जहाँ पर शंभू महतो जैसे गरीब लोगों को अपनी जमीन गंवानी पड़े? फिर आप मदर इंडिया देखते हैं। मदर इंडिया में देखते हैं कि एक मामूली किसान औरत जो जिसका पति के हाथ टूट चुके हैं और वो घर छोड़ के भाग गया है, उसे अपना जीवन संघर्ष करना पड़ता है और गांव का सुखी लाला जो है उसे परेशान करता है और वह संघर्ष करती है। और उस समय उसका बेटा जो है छोटा, वो बदला लेना चाहता है, लेकिन उस समय तक, यानी कि 1957 में रिलीज हुई है फिल्म, उस समय नेहरू युग था और उस समय भावना ये थी कि नहीं, चीजें ठीक होगी, कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि 1957 में जो फिल्म की नायिका है वो अपने बेटों को गोली से मार देती है केवल इसलिए कि वो हिंसा का सहारा लेता है। और 1975, बिल्कुल 57 का उल्टा कर दीजिए, 1975 में वहां पर हत्या करना जो है वो सामान्य तरीका बन जाता है प्रतिशोध का। तो ये चीजें छोड़िए, इन चीजों को अगर हम जोड़कर देखें तो हमें पॉपुलर सिनेमा साधारण नहीं लगता, असाधारण लगता है। हमें लगता है कि हर दौर में जो फिल्में बन रही है, चाहे वो मनोरंजन के लिए बन रही हो, लेकिन वो केवल मनोरंजन नहीं करती, वो हमारे समय के यथार्थ जिसके कि हम हिस्से हैं, जिसके कि हम खुद भाग हैं, जिसको कि हम खुद अनुभव कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, सिनेमा उस हमारे अनुभव के साथ जुड़ती है और उस जुड़ने के कारण ही वो हमें उद्वेलित करती है, वो हमें संवेदनात्मक रूप से जो है
परेशान भी करती है और हमें एक तरह का विरेचन भी करती है, हमारा विरेचन कैथारसिस भी करती है। और इन सब कारणों से मुझे लगा कि इन लोकप्रिय सिनेमा पर तो हमें जरूर मुझे लिखना चाहिए, और मैंने लिखा। और ये 1980 में लिखा निबंध जो लेख जो है 1981 में प्रकाशित हुआ, और वह सिलसिला अभी तक चल रहा है। बहुत बहुत आपने सर जो है 25 मिनट में या 22 मिनट में आपने जो है, मैं सिनेमा का आदमी हूं, मैं तो बॉम्बे में रहता हूं, सिनेमा से जुड़ा हुआ हूं, राइटिंग से, पत्रकारिता से, तमाम से। लेकिन कमर्शियल सिनेमा को देखने का जो एंगल, कमर्शियल सिनेमा को समझने का जो आपने बिंब प्रस्तुत किया, वो अद्भुत मुझे लग रहा है कि आपने सिनेमा को, जो कमर्शियल सिनेमा को आमतौर पर लोग मानते हैं, जो आपने शुरुआत में कहा भी कि कमर्शियल सिनेमा पर लोग लिखते नहीं थे, आर्ट सिनेमा पे जरूर गंभीर बातें की जाती थी, लेकिन कमर्शियल सिनेमा पे नहीं की जाती थी। बुद्ध लोग होते थे, नहीं लिखते थे। और आम आदमी लेकिन कमर्शियल सिनेमा को देखता है, आम आदमी कमर्शियल सिनेमा को भारी तौर पे देखता है। क्यों देखता है? ये जो विजन है कि क्यों का जो जवाब आपने दिया 2 फिल्मों के माध्यम से, मदर इंडिया और शोले के माध्यम से, वो कमाल है सर। और आप जो सब देख रहे हैं वो आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से पारक साहब की दृष्टि जो है सिनेमा को लेकर के, चूंकि साहित्य के व्यक्ति हैं वो, और साहित्यकारों की दृष्टि जनवादी होती है, जनवादी लेखक संघ के वो ऑफिस बेरर भी है। और जनता जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, आम आदमी सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस सिनेमा में भी आम आदमी है। और इसलिए जो नायक ढूंढने का प्रक्रम है, चाहे आम आदमी जो है वो चूंकि बदला नहीं ले सकता, अपनी अपने गुस्से का इजहार उस तरीके से नहीं कर सकता है, तो वो जो है खास नायक को देखता है, और उस तरह के नायक आते हैं और फिल्में हिट होती हैं। और हिट इसलिए होती है, कैसे हिट होती है और क्या क्या सवाल उभरते हैं, वो सब हम बात करेंगे आगे पारक साहब से। लेकिन आप बानगी के तौर पे पहले एपिसोड में आप समझ पाए होंगे कि पारक साहब जो है हमें सिनेमा के बारे में किस तरीके से एक अलग नजरिया हमारे सामने रखेंगे, जो हमें सिनेमा को फिर से समझने और देखने का जो है कि एक दृष्टि प्रदान करेगी। पारक साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम समय में बहुत जहीन बात कही आपने। और ये प्रबुद्ध व्यक्ति की यही जो है शोभा होती है कि वो जो है सामान्य तरीके से इतनी गहरी बात कह देते हैं कि आदमी जो है भौंचक रह जाता है। संप्रेषणीयता जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अपने जिस तरीके से साहित्य और सिनेमा का और इस समाज का गंभीरता का जो उस तरह से आपने बिंब उपस्थित किए, वो अद्भुत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और फिर आपसे हम अपेक्षा आपका करेंगे भी कि धन्यवाद। जल्दी ही आप आए। और जो दर्शक बिल्कुल। हमारे, जो साथी हमारे, जो आउटसाइड पैनलिस्ट हमारे देख रहे हैं, आप सब से निवेदन है कि आप जो है कमेंट कीजिए, अपने सवाल रखिए, चाहे ताकि पारक साहब से भी हम बात कर सकें उस पर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका पारक साहब, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।